Good morning, students. Welcome to the next lecture. As you know, we have completed chapter number 1, and these are the some topics which we have done in the chapter number 1. That is a living organism, their characteristics, and next is a diversity in the living world, जिसमें biodiversity, nomenclature, identification, nomenclature and its rules, classification, taxonomy, taxa, सिस्टेमेटिक्स, ये टॉपिक्स पढ़े थे हमने. देन हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था टेक्सोनॉमी कैटेगरी. टेक्सोनॉमी कैटेगरी की डेफिनेशन की थी हमने. टेक्सोनॉमी हिरार्की, टैक्सॉन की डेफिनेशन पढ़ी थी. फिर वो अलग अलग टाइप के जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी हैं जिनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, इनके बारे में सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टेक्सोनॉमी कैटेगरीज. हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम. ये इसका चार्ट दे रखा है. किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. सो दीज आर द सम कैटेगरीज. देन नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में डिस्कस किया था. वेरियस टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक एड्स आर हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड की. लास्ट में कुछ एक टेक्सोनॉमिक एड्स और हमने पढ़ी थी जिनको 1 मार्क्स की डेफिनेशन में कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है. फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग. सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर नंबर 1. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर हैं, हम उनको क्लासीफाई क्यों करते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थ पर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है. प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एट्सेट्रा, बहुत सारी वेराइटी है. अलग अलग शेप, साइज़, कलर, अलग अलग उनका हैबिटेट है, अलग अलग करेक्टरिस्टिक हैं. तो उसमें से हर एक ऑर्गेनिज्म को, एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इम्पॉसिबल है. इसलिए साइंटिस्ट ने कुछ एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया कि कुछ रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफाई किया जाए, नोमेनक्लेचर किया जाए, फाइनली उनको क्लासीफाई कर दिया जाए. और सेम ऑर्गेनिज्म का, जिनके फीचर सेम हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए. तो हम उस ग्रुप को स्टडी करेंगे. तो उस ग्रुप में मान लो हमने सेम फीचर्स के, अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक के 10 ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं, तो हम 10 ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी कर देंगे. तो क्लासिफिकेशन का ये फ़ायदा हो गया कि एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना जो है वो ज़रूरी नहीं है. आप उसकी क्लासिफिकेशन कर दो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की. जैसे मान लो हमने किंगडम प्लांटिया बना लिया, तो उस किंगडम में जब आप किंगडम प्लांटिया कहेंगे तो उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनके बेसिक कैरेक्टर्स आप जो है वो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं. एक एक प्लांट का एक एक कैरेक्टर स्टडी करना ज़रूरी नहीं होगा. कुछ बेसिक कैरेक्टर तो आपको किंगडम, जब नाम लेंगे आप किंगडम प्लांटिया का, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हो जाएंगे. तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एक एक को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए साइंटिस्ट ने कुछ एक मैकेनिज्म बनाए, रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए, जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म की पहचान कर पाएँ, उनका नाम रख पाएँ और फाइनली उनको क्लासीफाई कर पाएँ. इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना ज़रूरी हो गया ड्यू टू देयर वास्ट नंबर इन द वर्ल्ड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are the classification system changing every now and then? क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों बार बार चेंज हो रहा है, या उसको क्यों बार बार साइंटिस्ट मॉडिफाई करते रहते हैं. अगेन सेम उसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर. दैट हैड बीन आइडेंटिफाई. उसमें से मिलियंस में से बहुत सारे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन अभी भी रिसर्च चल रही है. बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेली पता चलता है. साइंटिस्ट उनके बारे में डिस्कवरी करते हैं. उनको क्लासीफाई, जो न्यूली डिस्कवर्ड हैं उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है. तो उनको क्लासीफाई करने के लिए हमें न्यू सिस्टम ऑफ क्लासीफाई को इवॉल्व करना पड़ता है, या कुछ एक पुराने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉडिफाई करनी पड़ती है, जिससे जो नए ऑर्गेनिज्म हमें पता चल रहे हैं उनको हम जो है वो आसानी से क्लासीफाई कर सके. दिस क्रिएट द रिक्वायरमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्योंकि हर रोज़ नए ऑर्गेनिज्म का पता चल रहा है. अगर पुराने सिस्टम ऑफ क्लासिफाई में उनको हम फिट करते रहेंगे तो नए ऑर्गेनिज्म जो है उनके नए कैरेक्टरिस्टिक उस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में फिट नहीं होते हैं, क्योंकि वो नए कैरेक्टरिस्टिक के साथ आते हैं, नए हैबिटेट के साथ आते हैं, नई नेचर के साथ उनका पता चलता है. तो इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो आज से अगर 50 ईयर्स पहले ह्यूमन को देखें तो उसके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी थी. अब टेक्नोलॉजी फिर से हमने क्या कर लिया, मॉडिफाई करके उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहे हैं. ऐसे ही क्लासिफिकेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ता है या अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे जो नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं वो उस न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फिट हो सके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट. जो जिन लोगों से आप मिलते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए आप क्या क्राइटेरिया चूज़ करेंगे. सिंपल सा क्वेश्चन है. किसी भी नए ऑर्गेनिज्म से या नए
पीपल से आप मिलते हैं, उनको क्लासीफाई करने के लिए बेसिक चीज़ें हमें क्या चाहिए, हम उनको उनके जेंडर के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल। एज ग्रुप के ऊपर एज ग्रुप की हेल्प से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन, अडल्ट, ओल्ड एज पीपल्स। उनके प्रोफेशन के बेस पे, उनकी एजुकेशन और उनकी हॉबीज़। तो ये कुछ एक पीपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपके चारों ओर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन? जो ह्यूमन, मान लो आप ह्यूमन से मिलते हैं तो ह्यूमन में ये कैरेक्टरिस्टिक आपको एनिमल्स में नहीं मिलेंगे, एनिमल्स को आप इनके बेस पे क्लासीफाई नहीं कर सकते। जिन पीपल से, पीपल मतलब ह्यूमन बीइंग से आप मिल रहे हैं, उनको आप इसके बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशन, एजुकेशन, हॉबी। लेकिन एनिमल से मिल रहे हैं तो एनिमल को आप सेक्स या जेंडर के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, एज ग्रुप के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन, एजुकेशन और हॉबी के बेस पे क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो ये ह्यूमन के लिए है ये कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज ग्रुप, प्रोफेशन, एजुकेशन एंड हॉबीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do we learn from identification of individual and population? अगर किसी इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं तो उसे हमें क्या पता चलता है? आइडेंटिफाई करने से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ, उसको पहचानने से क्या फ़ायदा हुआ? अगर किसी की आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक पता लगा सकते हैं। नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन द सेम इंडिविजुअल एंड बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की पहचान करने के बाद हम उस ऑर्गेनिज्म की किसी दूसरे उसके जैसे ऑर्गेनिज्म से क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसमिलैरिटी है, या फिर किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी क्या सिमिलैरिटी है, डिसमिलैरिटीज़ है, ये पता लगा सकते हैं। मान लो हमने पहचान कर ली टाइगर की, तो टाइगर के जैसी जो टाइगर की और स्पीसीज़ हैं उनके साथ टाइगर की क्या सिमिलैरिटी और डिसमिलैरिटी है, या टाइगर की लॉयन के साथ क्या डिसमिलैरिटी और सिमिलैरिटी है, या ह्यूमन के साथ क्या सिमिलैरिटी और डिसमिलैरिटी है। क्योंकि हम सब एनिमल किंगडम में आते हैं, हम सब मैमेलिया क्लास में आते हैं, तो हम ये सिमिलैरिटी और डिसमिलैरिटी पता लगा सकते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के बाद। डिसमिलैरिटी और सिमिलैरिटी का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये हमें उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है इन वेरियस कैटेगरी। उसकी उन कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, या उसकी किसके साथ सेम, किस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के साथ उसकी सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं या सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं, किसके साथ डिसमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं, किस ग्रुप के साथ। तो इसके बेस पे हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। मान लो टाइगर की जो सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी वो पैंथरा जीनस से मिलेंगी। पैंथरा टाइग्रस होता है टाइगर का नाम, पैंथरा लियो इज़ अ लाइन। तो इन पैंथरा लेपर्डे जो है वो लेपर्ड है, तो इन तीनों के जो जीनस है वो सेम है। तो आपको टाइगर की सिमिलैरिटीज़ जीनस से मिलेगी और डिसमिलैरिटीज़ कम मिलेंगी, सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी पैंथरा जीनस से, तो आप उसको उसमें क्लासीफाई कर देंगे। ह्यूमन के साथ उसकी डिसमिलैरिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी तो ह्यूमन के साथ उसकी क्लासिफिकेशन ह्यूमन के ग्रुप में आप उसको नहीं रखेंगे। तो आपको आइडेंटिफिकेशन होने की इंडिविजुअल के या किसी पॉपुलेशन आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आपको सिमिलैरिटीज़ और डिसमिलैरिटी फाइंड आउट करनी होती है। या डिसमिलैरिटी और सिमिलैरिटी का पता चलता है और इसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसको बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ नीचे साइंटिफिक नेम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का सही नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। देखो दोनों ही नाम सेम हैं, लेकिन एक में इंडिका जो है वो उसका आई कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो ये गलत है। जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका जिसमें एम कैपिटल और बाकी सारे लेटर स्मॉल हैं, और जीनस और स्पीसीज़ के नेम के बीच में गैप है और सारे लेटर एम को छोड़ के बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, तो यही इसका करेक्ट नेम है, ना कि फर्स्ट वाला जिसमें आई कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ टैक्सॉन एंड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ टैक्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। टैक्सॉन को हमने क्लास डेफिनेशन देनी है इसकी, और कुछ एक एग्जांपल बताने हैं टैक्सॉन के या टैक्सा के डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। ईच यूनिट और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन के लिए एक कैटेगरी यूज़ हो रही है या यूनिट यूज़ हो रही है, दैट इज़ नोन एज अ टैक्सॉन। टैक्सॉन को रैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो आप पढ़ चुके हैं, हम स्पीसीज़ कहते हैं। स्पीसीज़ से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, एंड हायर मोस्ट इज़ द किंगडम। सो ईच कैटेगरी, ये जो हमने 6 या 7 नाम पढ़े, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन या फिर किंगडम, ये हर एक कैटेगरी जो है हर एक दैट इज नोन एज अ टैक्सॉन। ईच यूनिट और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सॉन, जिसको रैंक भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सही सीक्वेंस क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को लिखने का या फिर उनको आइडेंटिफाई करने का? दैट इज़ अ स्पीसीज, देन जीनस, then order
एंड देन फाइलम। तो सी इसका सही क्वेश्चन है, सबसे पहले स्पीसीज आती है, सही आंसर है इसका सबसे पहले स्पीसीज, देन जीनस, देन ऑर्डर एंड देन फाइलम। बाकी दो जो ऊपर वाले हैं ये गलत है, क्योंकि स्पीसीज के फर्स्ट में देखो स्पीसीज के बाद ऑर्डर नहीं आता है, स्पीसीज के बाद जीनस आता है। सेकंड वाले में देखो जीनस पहले नहीं आता, स्पीसीज पहले आती है, इसमें जीनस पहले लिखा हुआ है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ये जो सीक्वेंस है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न एंड किंगडम, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ना तो रिवर्स कर सकते हैं ना किसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं। जैसे स्पीसीज़ को मिला के, सेम स्पीसीज़ को मिला के जीनस बनता है, सेम जीनस को मिला के फिर उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, फाइलम और किंगडम बनते हैं। तो आप इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये इसी ऑर्डर में जैसे आपकी बुक में लिख रखे हैं, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने स्पीसीज़ के जो वर्ड में पूरे आपकी बुक्स में या हमारे चारों ओर जो भी जिसने भी स्पीसीज़ की डेफिनेशन दी है, उन डेफिनेशंस को आपने अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है। जो डिफरेंट डेफिनेशन जो हैं वो निकल के आती हैं स्पीसीज़ की, वो आपने लिखनी है। एंड डिस्कस विद योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीसीज़ इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द अदर हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड। कि स्पीसीज़ की आपने डेफिनेशन जो है हायर प्लांट्स और एनिमल्स, और बैक्टीरिया में स्पीसीज़ की क्या डेफिनेशन होगी ये आपने डिस्कस करनी है अपने टीचर के साथ। तो स्पीसीज़ की ये कुछ एक डेफिनेशंस जो हैं वो निकल के आई हैं या फिर हमारी बुक्स में मिलती हैं। अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। सबसे जो छोटी यूनिट है टेक्सोनोमी की, सबसे बेसिक्स जहाँ से टेक्सोनोमी की क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है, दैट इज़ अ स्पीसीज। स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दमसेल्फ अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ फ्रीली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और जो रिप्रोडक्शन करने का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज नोन एज अ सेम स्पीसीज और सेम स्पीसीज ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्पीसीज। ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो आपस में तो रिप्रोडक्शन कर सकता है लेकिन किसी दूसरे जो ग्रुप ऑर्गेनिज्म है उसके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, जो किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड का मीनिंग होता है कि किसी दूसरे ग्रुप के साथ जो डिफरेंट स्पीसीज है या डिफरेंट जीनस है उसके साथ वो रिप्रोडक्शन ना कर सके, दैट टर्म इज नोन एज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ माउस की स्पीसीज मान लो आपके एरिया में मिलती हैं और कुछ माउस की स्पीसीज आपके एरिया से 1000 किलोमीटर दूर मिलती हैं, तो वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। जो आपके एरिया में माउस की स्पीसीज मिल रही है दैट इज अ वन स्पीसीज ऑफ माउस, और जो 1000 किलोमीटर के बाद मिल रही है माउस की स्पीसीज दैट इज अनदर स्पीसीज ऑफ द माउस। देन स्पीसीज कैन बी, नेक्स्ट डेफिनेशन, स्पीसीज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट शेयर द जीन पूल। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके जीन पूल, जिनका जीनोमिक कंटेंट या जिनके जीन्स कैसे हैं ऑलमोस्ट सेम है, 100% सेम तो नहीं हो सकते किसी भी स्पीसीज में भी सब ऑर्गेनिज्म के, लेकिन मान लो 100 ऑर्गेनिज्म की ग्रुप है वो जो एक स्पीसीज बना रहा है उसके जीन जो है ऑलमोस्ट सेम है सबके सब, और 100 में से 100 ऑर्गेनिज्म के जीन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ स्पीसीज। तो इसमें से जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है दैट इज़ फिट्स फॉर द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड जो लास्ट वाली जो डेफिनेशन है दैट इज़ अ स्पीसीज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर द जीन पूल, दैट इज आल्सो फिट फॉर द बैक्टीरिया। ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फिट्स फॉर द एनिमल्स। फर्स्ट वाली प्लांट्स के लिए, सेकंड वाली एनिमल्स के लिए, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो जाती हैं, लेकिन लास्ट वाली किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है मोस्टली। देन नेक्स्ट है discuss the definitions of phylum, class, family, order and genus। तो इसमें से सबसे पहले डेफिनेशन किंगडम की है। किंगडम की यहाँ नहीं बता रखी है लेकिन मैं डिस्कस कर रही हूँ किंगडम की। टैक्सोनॉमी कैटेगरी ऑफ हाईएस्ट रैंक, सबसे हाईएस्ट रैंक की कैटेगरी क्लासिफिकेशन की, जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म के उस ग्रुप में उन ऑर्गेनिज्म जिनको क्लासीफाई किया हुआ है उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगे, जैसे किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमलिया। ये दो किंगडम मान लो हमने लिए एग्जांपल में, 5 किंगडम्स हैं, इसमें से 2 की एग्जांपल ले रहे हैं, किंगडम प्लांट्स और एनिमलिया। तो किंगडम प्लांट अगर बात करें तो इसमें वो सारे प्लांट्स आ जाएंगे जो जिनमें बेसिक फंडामेंटल प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे जिनमें रूट्स हैं, जिनमें स्टेम है, जिनमें लीव्स होते हैं, जिनके लीव्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर जिनके प्लांट्स के जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। इस तरह के जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हैं प्लांट्स के, रूट, स्टेम, लीव्स होना, लीव्स में क्लोरोफिल होना, उसके बाद
ब्रांच्ड प्लांट्स का ब्रांच्ड होना, प्लांट की ग्रोथ इनडेफिनिट होना, अनकंट्रोल ग्रोथ, या फिर जिसको हम कहते हैं प्लांट्स हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। प्लांट सेल जो है उसके जो करेक्टरिस्टिक हैं जिसमें हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म में है प्लांट सेल के करेक्टरिस्टिक्स, तो वो प्लांट में आता है। तो ये जो आपको किंगडम में जो किंगडम है दैट इज़ द हाईएस्ट रैंक, और उसमें आपको ऑर्गेनिज्म के बेसिक और फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक पता चल जाएंगे, तो दैट इज़ नोन एज अ किंगडम। फाइलम ये सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी है। इसमें जब 2 या 3 जो क्लासेस हैं दैट इज़ आर रिलेटेड क्लासेस हैं उनको मिला के एक फाइलम बना दिया जाता है। और प्लांट्स में फाइलम की जगह टर्म यूज़ की जाती है डिवीज़न। एनिमल में फाइलम कहा जाता है और प्लांट्स में डिवीज़न कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लास, इट इज़ द टेक्सोनोमिक कैटेगरी इन विच कंटेन 1 और मोर रिलेटेड ऑर्डर। जो मिलते जुलते ऑर्डर्स हैं, जिन ऑर्डर्स में 2 या 3 ऑर्डर्स जिनके करेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं एक दूसरे से, उनको मिला के एक क्लास बना दी जाती है। जैसे क्लास मैमेलिया जिसमें ऑर्डर प्राइमेटा भी आता है, कार्निवोरा भी आता है, मैन का ऑर्डर भी उसी में आता है और टाइगर का ऑर्डर भी उसी में आता है। उसके बाद है ऑर्डर टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैट कंटेनिंग 1 और मोर फैमिलीज, जिसमें 2-3 फैमिली जो मिलती जुलती हैं उनको मिला के एक ऑर्डर बना दिया जाता है। जैसे ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड मैनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज आती हैं इसमें। टाइगर की फैमिली भी आती है, कैट की फैमिली भी आती है, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनकी सबकी फैमिलीज जो हैं वो ऑर्डर कार्निवोरा में आती हैं। उसके बाद है जैसे ऑर्डर प्राइमेटा है, तो प्राइमेटा में भी बहुत सारे जो फैमिलीज आ जाती हैं, दैट इज़ अ ह्यूमन का ऑर्डर भी प्राइमेटा है, लेमूर का ऑर्डर भी प्राइमेटा है, उसके बाद मंकीज़ का ऑर्डर भी प्राइमेटा है। तो इस तरह से इनकी क्लास तो अलग अलग है लेकिन जो है ये वो एक ही इसमें आ जाता है। सॉरी, इनकी क्लास तो मैमल्स ही है लेकिन ये एक ही ऑर्डर में आते हैं। उसके बाद है फैमिली, बहुत सारे मिलते जुलते जीनस को मिला के एक फैमिली बनाई जाती है। जैसे फैमिली है होमिनिडी, इस फैमिली में एप्स भी आ जाते हैं, मंकीज़ भी आते हैं, मैन भी आते हैं। प्लांट्स की फैमिली है, दैट इज़ प्लांट्स का एग्जांपल दे रखा है कि प्लांट्स को जब कैटेगराइज करते हैं फैमिलीज़ में तो उनकी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर्स देखे जाते हैं। ये हमने जब फैमिली की डेफिनेशन डिस्कस की तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी प्लांट्स की फैमिली एक बनानी है, मान लो बहुत सारे प्लांट्स हैं और वो एक ही फैमिली में रखने हैं, तो उनके रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर सेम होने चाहिए, तब उनकी फैमिली सेम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो बहुत सारे जीनस को मिला के एक फैमिली बना दी जाती है। जैसे एप्स का जीनस अलग है, मंकी का जीनस अलग है, मैन का जीनस अलग है, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं, इसलिए इनकी फैमिली सेम है। जीनस जिसमें बहुत सारी मिलती जुलती स्पीसीज़ को मिला के एक जीनस बनाया जाता है। टेक्सोनोमिक ग्रुप इंक्लूडिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जैसे जीनस है सोलेनम, इसमें बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। सोलेनम के आगे स्पीसीज है निग्रम, मेलोंजन, ट्यूब्रोसम, ये सारी अलग अलग स्पीसीज है लेकिन इनका जीनस एक ही है, दैट इज़ अ सोलेनम। क्योंकि इन सब स्पीसीज़ के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं, इसलिए इनका एक ही जीनस बना दिया गया है। तो ये ही जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उनकी डेफिनेशंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने एक टेक्सोनोमिक एड पढ़ा था की, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये कैसे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल है। सबसे पहले ये देखेंगे कि की होता क्या है। की एक टेक्सोनोमिक एड है जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़। और कैसे आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, इसकी में हम देखते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी इन करेक्टर्स। अगर सिमिलर हैं करेक्टर्स तो हम उसको सेम ग्रुप में रख देते हैं, अगर डिसिमिलर है तो उसका अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। और जिन करेक्टर को हम स्टडी करते हैं वो पेयर में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विंग्स अगर हम स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट और बर्ड्स में, तो हम देखेंगे कि उसमें विंग्स जिसमें प्रेजेंट हैं उसको प्लस का निशान दे देंगे, जिसमें एब्सेंट है उसको माइनस का निशान दे देंगे। सिमिलरली उसमें फुट को अगर हम बाइपेडल लोकोमोशन, 2 पैरों पे चलने वालों को अगर हम देख रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिव देखेंगे कि वो कौन सा 2 पैरों पे चल रहा है, कौन से 4 पैरों पे चलने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो हम डबल में स्टडी करते हैं, उसको कहा जाता है कपलेट। हमेशा सिमिलैरिटी और डिसमिलैरिटी या करेक्टर जो भी स्टडी किए जाते हैं वो पेयर में स्टडी किए जाते हैं, एंड जनरली इन द पेयर दैट इज नोन एज अ कपलेट। उसके बाद है जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं की टेक्सोनोमिक की जब आप बना रहे हैं, तो जो भी करैक्टर्स आप लिख रहे हैं या जो भी स्टेटमेंट आप की के दौरान लिखते हैं, की पढ़ते या फिर की आप यूज़ कर रहे हैं उसके दौरान जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी उसको लीड कहा जाता है। देन नेक्स्ट है, फॉर कैटेगराइज ईच टेक्सोनोमिक रैंक डिफरेंट कीज़ आर यूज्ड। जीनस के लिए अलग रूल्स यूज़ किए जाते हैं, अलग की यूज़ की जाती है, फैमिली के लिए अलग की यूज़ की जाती है, स्पीसीज़ के लिए अलग की यूज़ की जाती है। इसके अलावा की हमें क्लासिफिकेशन में तो हेल्प करती ही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हेल्प करती है, प्लस की से हम अननोन ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि 2 तरह की होती है, इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड। ये मैंने आपको जब टेक्सोनोमिक की के बारे में पढ़ाया था तो आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था। इसकी डिटेल आपने ज़रूर पढ़नी है जो आपकी रेफरेंस बुक
बुक है वहाँ से आपने देखना है, इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड की का एग्जांपल दे रखा है, आपने नेट से भी सर्च करना है। अगर कोई डाउट होता है इसके बारे में, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड की नहीं समझ में आती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट है ये इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड की। यहाँ पे सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, डिटेल नहीं दे रखी है। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपने इसको नेट से सर्च करना है या फिर किसी रेफरेंस बुक से इसको पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना है। इंडेंटेड की प्रोवाइड अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट। इंडेंटेड की में क्या किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट उसमें चॉइस बताई जाती है। और ब्रैकेटेड की में कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के अपोजिट करेक्टर है उनको स्टडी किया जाता है। और इंडेंटेड की में जो सीक्वेंस बना हुआ है कुछ एक करेक्टर का, उसमें से चॉइस दी जाती है कि कौन सा आप करेक्टर इसमें है, कौन सा करेक्टर नहीं है। और ब्रैकेटेड की में उन करेक्टर्स को पेयर में स्टडी किया जाता है, पेयर में अपोजिट करेक्टर को स्टडी किया जाता है। तो फिर भी आपने इसकी, ये तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जब आप इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसके बारे में आपने डिटेल पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्टेड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एन एनिमल। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है और एक प्लांट और एक एनिमल के क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दीजिए। सो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा इन द हिरार्किकल ऑर्डर। जो अलग अलग टैक्सा क्या है, जीनस, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ये सारे जो है वो टैक्सा हैं। इनको जब हम हिरार्किकल ऑर्डर में स्टडी करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, जैसे सबसे ऊपर क्या है, किंगडम, उसके नीचे क्या है, फाइलम और डिवीज़न, उसके नीचे क्या है, दैट इज़ अ क्लास, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जब हम इस तरह से वेरियस टैक्सा को, उन कैटेगरीज को, टैक्सा इज आल्सो नोन एज अ कैटेगरीज, उन कैटेगरीज को अरेंज करते हैं हिरार्किकल ऑर्डर में, तो उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन, जिसमें से सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है हायरार्की में वो स्पीसीज और सबसे हाईएस्ट क्या है, किंगडम में। पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में। उसके बाद इन्होंने बोला कि एक एग्जाम्पल बताना है आपको प्लांट की क्लासिफिकेशन का और एनिमल की क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हमने ब्रिंजल का। इसका जो साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोजिना है। तो किंगडम प्लांटिया हुआ, डिवीज़न इसका हमने फाइलम नहीं लिखा, हमने यहाँ लिखा डिवीज़न, क्योंकि प्लांट के केस में जो टर्म यूज़ होती है दैट इज द डिवीज़न एंजियोस्पर्मा। क्लास इसके डाइकोटिलीडन है क्योंकि ये डाइकोट प्लांट है। ऑर्डर इसका सोलेनेलिस है। फैमिली इसकी सोलेनेसी है। जीनस इसका सोलेनम और स्पीसीज मेलोजिना। तो ये इसके क्लासिफिकेशन हुई ब्रिंजल की। उसके बाद एक एग्जाम्पल एनिमल का लेना है। एनिमल में हम एग्जाम्पल लेते हैं मैन, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास इसमें फाइलम टर्म यूज़ हुई है, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है मैन की। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है जहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दे रखी है। अब वहाँ से भी ये, अब यहाँ से भी एक एनिमल का और एक प्लांट का एग्जाम्पल उठा सकते हैं जो आपको इजी लगता है। सो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनते हैं इस चैप्टर में जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे बताना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।